हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, डाइपोल के बारे में पढ़ा, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि यार डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर कैसे कैसे निकालते हैं, क्या क्या होती है, डायरेक्शन देखी थी उसकी। तो यार अगर हम अब डाइपोल को ही किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, तो वो चीज़ आज हम देखेंगे। तो आप एक सिचुएशन एज्यूम कीजिए कि यार आपको एक मोबाइल ख़रीदना है बाज़ार से, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बाज़ार जाते हो और आप एक दुकानदार के पास जाते हो, वो आपको मोबाइल दिखाता है। आप चाहते हो कि यार मुझे सबसे अच्छा मोबाइल मिले, एज्यूम कर लीजिए कि आपको सैमसंग का मोबाइल चाहिए। अब दुकानदार के पास सैमसंग का मोबाइल नहीं है, उसके पास मान लीजिए रियलमी का मोबाइल है। जस्ट एज्यूम कर लीजिए, मैं किसी कंपनी को ख़राब या अच्छी नहीं कह रहा, आप बस एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। उसके पास रियलमी का मोबाइल है, तो आपको रियलमी का मोबाइल दिखाएगा और उसमें आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएगा, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा कि आपको रियलमी का फ़ोन सैमसंग से ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। तो वो क्या करेगा कि यार आपको रियलमी का फ़ोन नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था सैमसंग का, लेकिन फिर भी आपको वो अपनी बातों से इतना घुमा देगा, इतना उलझा देगा कि आप रियलमी का फ़ोन लेने के लिए रेडी हो जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब कि वो आपको अपनी बातों से घुमा देगा। तो यार ऐसा ही होता है जब हम डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, डाइपोल घूम जाता है, ठीक है। अब वो कैसे घूमता है वो देखेंगे हम अभी डायग्राम की हेल्प से। तो गाइस, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि यार मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई हुई है, इधर वो जिसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, ठीक है। देखिए ये ई वेक्टर की है, ये एरोज़ हैं, ये ई वेक्टर है, ठीक है। और मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, उसका माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू चार्ज ये रहा, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो पी वेक्टर की डायरेक्शन में है, ये रही। और यहाँ पर ई वेक्टर एंड पी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, तो ये एंगल है पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच, ठीक है। तो यार अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि, ध्यान नहीं रखना, भूल जाना है कि यार ये डाइपोल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब आप सिर्फ सिंपली इसको प्लस क्यू और माइनस क्यू का एक कॉम्बिनेशन मानिए। तो प्लस क्यू के ऊपर फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई, उसकी डायरेक्शन होगी इधर, है ना। ये मैंने आपको उस टाइम बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। और नेगेटिव माइनस क्यू के ऊपर भी फोर्स होगा क्यू ई, उसकी लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट, है ना, F इक्वल टू क्यू ई, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स 0 है, क्योंकि यार जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स उधर भी लग रहा है ना। तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स तो है 0, लेकिन यहाँ पर दोनों फोर्सेस के बीच में एक डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस की वजह से टॉर्क आएगा। टॉर्क आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो टॉर्क आएगा, और वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा फोर्स इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो फॉर्मूला यही होता है कि फोर्स इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC, BC है ना, क्योंकि और BC को हम कैसे निकालेंगे, BC हो जाएगी, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है ना। तो BC का AB का इधर कंपोनेंट, AB है 2A, या दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2A होती है ना डाइपोल में। तो 2A cos 90 माइनस थीटा मतलब 2A sin थीटा, तो BC हो जाएगी 2A sin थीटा, ठीक है। और F का वैल्यू QE है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू QE 2A sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अब Q और 2A को एक साथ कर लिया तो क्या हो गया, E अलग कर लिया, और Q इंटू 2A होता है P क्या है, डाइपोल मोमेंट है यार, ये तो पता होगा। तो PE sin थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो टॉर्क इक्वल टू आया P क्रॉस E। क्रॉस क्यों आया, क्योंकि यार साइन थीटा है ना, एक तो यहाँ पे साइन थीटा है, और जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, मतलब अंदर की साइड। आपको मेरा हाथ अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, आप ऐसे समझ लिए कि भाई P वेक्टर ऐसे है, E वेक्टर ऐसे है, P वेक्टर ऐसे है, E वेक्टर ऐसे है, तो P क्रॉस E मतलब अंदर, रेडियली इनवार्ड, रेडियली नहीं इनवार्ड, इस पेज के अंदर की तरफ, ठीक है। ये हो जाएगी डायरेक्शन P क्रॉस E की, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो यार हमने टॉर्क तो निकाल लिया, लेकिन
टॉर्क क्या करता है, चीज़ों को घुमाता है, ठीक है। तो यार अगर कोई भी जो वो होगा डाइपोल, अगर वो किसी एंगल पे होगा तो वो इधर घूमेगा, लेकिन अगर नीचे हुआ तो इधर घूमेगा क्या। अगर वो नीचे हुआ, मान लीजिए उसका एंगल नेगेटिव में हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और वो ऐसे है, ठीक है, वो ऐसे है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, P क्रॉस E, मतलब ऐसे हाथ घुमा के देखेंगे तो ऊपर साइड होगी, है ना। तो इसलिए हमारे पास P क्रॉस E ये हैंड रूल से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ थीटा का वैल्यूज़ एज्यूम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या होगा, PE साइन 0, मतलब 0, मतलब कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अगर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अच्छा, अगर 90 डिग्री हुआ तो टॉर्क का वैल्यू होगा PE, और ये PE मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि यार साइन जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। अच्छा, लेकिन अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हुआ, मतलब P वेक्टर और E वेक्टर दोनों एंटी पैरेलल हो गए, तो भी क्या होगा, तो भी जो टॉर्क है वो क्या है, 0। लेकिन अब यार दोनों चीज़ें सेम सी लग रही है, लेकिन फिर भी मैंने इनको अलग लिखा, एक में ही क्यों नहीं लिखा, तो वो इसलिए क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम तो दोनों जगह है, क्योंकि टॉर्क का वैल्यू दोनों जगह 0 है, लेकिन 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से किसी को, मतलब डाइपोल को इधर उधर डिस्प्लेस करके थोड़ा सा भी छोड़ोगे ना, तो वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर ही वापस आएगा, क्योंकि उस पर टॉर्क उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। लेकिन हम अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे है और उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया डाइपोल को, तो वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे जाने की बजाय वो आएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की साइड। तो इसलिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे कि आपने वो नहीं देखा कि यार एक कटोरा होता है, एक बाउल है ना, उसको सीधा रखते हैं, है ना, और फिर उसमें एक बॉल रखते हैं। जैसे कि इधर देख लीजिए आप, ये बाउल है, उसमें ऐसे बॉल रखी हुई है, ठीक है। इस बॉल को इधर या उधर करके छोड़ा तो वो वापस यहीं पे आके गिरेगी, वापस एट लास्ट वो इसी पॉइंट पे आ जाएगी, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे जैसे कि अगर हमने उस बाउल को या फिर कटोरे को उल्टा रख दिया और तब उसके ऊपर एक बॉल रखी जो कि अभी तो स्टेबल है, लेकिन जब भी हम इसको हल्का सा इधर या उधर करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगी, वापस कभी इस पॉइंट पर नहीं आएगी। तो ये एग्जांपल मैंने आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये दे दिया, अनस्टेबल का ये दे दिया, और डाइपोल को तो बता ही दिया। तो यार देखो, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है। कुछ नहीं होता, टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने की वजह से वो घूमता है, और टॉर्क कितना लगता है वो मैंने आपको ये बता ही दिया। फिर देखा कि यार थीटा की कुछ वैल्यूज़ के लिए टॉर्क का वैल्यू, और फिर इक्विलिब्रियम के बारे में देखा कि यार स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है और थीटा की किन वैल्यूज़ के लिए होती है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।